नमस्कार, राम राज्य देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। राम राज्य में आज का हमारा मुद्दा है इलेक्शन रिफॉर्म, यानी देश में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही उन्हें PIL मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक देश एक चुनाव को लेकर के आपके क्या विचार है? क्या भारत में ये चीज लागू होनी चाहिए? देखिए, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव सिस्टम ही था जी। आजादी के बाद से लगातार जो 4 चुनाव हुए थे वो एक देश एक चुनाव ही हुए थे। लोकसभा, विधानसभा सब एक चुनाव साथी होते थे। उसके एक नहीं बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बार बार जब चुनाव होता है तो जो आपका जो डेवलपमेंट रुक जाता है, बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसकी वजह से डेवलपमेंट रुकता है, बार बार वैमनस्यता बढ़ती है, चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकर यूज होता है तो धन प्रदूषण बढ़ता है, पर्चे पंपलेट होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, योजनाएं ठप पड़ी रहती हैं, नई योजनाओं का ऐलान नहीं हो पाता उस दौरान। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक देश एक चुनाव इस देश की जरूरत है और हमारे यहाँ पहले हो भी रहा था और वो फिर से शुरू करने की जरूरत है। लेकिन मैं उससे थोड़ा आपको और आगे कहना चाहूंगा। मैंने रिसर्च किया है, दुनिया के 48 ऐसे देश हैं जहां एक देश एक चुनाव होता है। सभी चुनाव संडे को होते हैं। ये नहीं वर्किंग डे में चुनाव नहीं होता, छुट्टी के दिन होता है संडे को चुनाव। उसको बोलते हैं संडे इलेक्शन डे। उन्होंने डिक्लेयर किया हमारा इलेक्शन डे। और जिस दिन चुनाव होता है, सरकार बनती है, 5 साल के बाद कब चुनाव होगा वो तारीख भी 5 साल पहले डिक्लेयर हो जाती है। कई सारे देशों में 5 साल पहले डिक्लेयर हो जाता है कि इस दिन जो संडे पड़ेगा उस दिन चुनाव होगा। आप सोचिए कितना बढ़िया सिस्टम है। हमारे देश में मुझे लगता है वो जरूरत है कि एक देश एक चुनाव हो, संडे को चुनाव हो और एक देश एक मतदाता पहचान पत्र भी हो। अभी क्या हो रहा है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है उसके लिए अलग से वोटर ID वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है। जैसे अभी देखिए विधानसभा चुनाव अभी आने वाले हैं तो इस समय वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। यूपी में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, फिर से शुरू हो चुका है। जब लोकल बॉडी का चुनाव होगा, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत वाला, पार्षद वाला, तो फिर से वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है। विधानसभा के लिए फिर से शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सरकारी जो महकमा है, उसके कर्मचारी हैं, खासतौर पे जो टीचर, वो इसी काम में लगे रहते हैं। जबकि उनका काम है स्कूल में पढ़ाना, तो इससे टीचर भी नाराज, बच्चों को भी बहुत बड़ा नुकसान। वो जाते हैं स्कूल में बैठे रहते हैं, वहां टीचर ही नहीं, पता चला 10 टीचर में से 5 टीचर इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और अब इतना हम जब टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बढ़िया मॉडल है आधार। उस आधार को उपयोग करके बहुत सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। मनरेगा में जो पैसा जाता था, आधा मिलता था, आधा नहीं मिलता था, उसका फायदा मिलने लग गया। अब जो फर्जी लोग बैंक अकाउंट खोलते थे उसमें बहुत लगाम लगी। मुझे लगता है कि अब हमें आधार का उपयोग वोटिंग के लिए भी करना चाहिए। पहला काम तो ये कि वोटर ID को आधार से लिंक कर देना चाहिए, जो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। लेकिन उसके अलावा जो कीर्ति जी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम ये कहते हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में जरूरत क्या है कि आपको वहां जाना पड़े, लाइन लगाना पड़े। दूसरा, मान लीजिए मैं यूपी का रहने वाला हूं और दिल्ली में रहता हूं, तो मुझे मजबूर कर दिया जा रहा है कि मैं अपने मातृभूमि छोड़ के यहां अपना वोटर ID बनवाऊं। हर आदमी अपने मातृभूमि से खिसकता चला जा रहा है। अगर हमारा ये आधार बेस्ड जो इलेक्शन वोटिंग सिस्टम हो जाए, तो मैं दिल्ली में बैठे बैठे अपना प्रयागराज या आप लखनऊ में या जो जहां का रहने वाला है वो वहां वोट अपने आप दे सकता है। उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, कोई आने जाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, लाइन में लगने की जरूरत नहीं, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, और अपने मन से घर में बैठे बैठे स्वच्छ निष्पक्ष होकर चुनाव दे सकता है। भाई अगर वो बूथ पे जाएगा तो वहां 4 लोग टेबल लगा के बैठे होंगे, वो कहेंगे हमको वोट दो, कहेंगे हमको वोट दो। वो घर में बैठा हुआ एकदम निष्पक्ष भाव से सोच रहा है कौन बढ़िया कैंडिडेट, उसको वोट दे रहा है। तो मुझे लगता है ये 4-5 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, एक देश एक चुनाव हो। दूसरा, वोटर ID को आधार से लिंक किया जाए। तीसरा, ये जो अलग अलग मतदाता पहचान पत्र बनते हैं इसको बंद किया जाए, एक बने। और जो इलेक्शन हो वो प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक का, मतलब सांसद का, पार्षद से लेके सांसद तक का सारा चुनाव एक साथ में हो। प्रधान का, पार्षद का, विधायक का, ग्राम पंचायत का और आपका सांसद का, ये चुनाव एक साथ ही होना चाहिए।
और वोटिंग का सिस्टम अब हमें मुझे लगता है ईवीएम को लिंक कर दिया जाए आधार से। जैसे अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे हम लोग कभी कोई कॉल आता है कॉल सेंटर वगैरह से, जब कॉल खत्म होती है तो कहते हैं कि आप फीडबैक देने के लिए आपको अच्छा लगा तो 1 दबाएं, नहीं तो 2 दबाएं, नहीं 3 दबाएं, नहीं 4 दबाएं, नहीं 5 दबाएं। जी। सिमिलरली ऑटोमेटिक हो सकता है कि राम कुमार को देने के लिए उसी आपके मोबाइल में सिस्टम आ जाए, 1 दबाएं, श्याम कुमार देने के लिए 2 दबाएं, अनिल कुमार देने के लिए 3 दबाएं, अकरम को देने के लिए 4 दबाएं, और नोटा के लिए ऑप्शन, नोटा के लिए 5 दबाएं। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन हो गया। ये मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा हूं जो असंभव है, ये बाकायदा मैं टेक्निकल लोगों से, एक्सपर्ट से बात करके आपको बता रहा हूं। और इसका मैंने इसको एक पार्टी ने मुझे आके खुद इसका डेमो दिया है, उसने दिखाया मुझे कि ऐसे हो सकता है। तो ये बड़ा संभव है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को उस दिशा में सोचना चाहिए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की है कि इस पे चर्चा करे और पॉलिटिकल लोग इस पे चर्चा करें। जब तक पॉलिटिशियन नहीं चाहेंगे तब तक इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है उसको करने की जरूरत है। सर, एक पियून के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाती है कि तुम 12th पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, लेकिन देश का जो नेता है, जो देश को चला रहा है, उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है कि उसके पास भी एक एजुकेशन हो, हाँ, भरोसा किया जा सके कि आदमी पढ़ा लिखा है, वो अच्छी चीजें लागू करेगा, ऐसा क्यों नहीं है? संविधान जब बन रहा था उस समय संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी कि नेताओं के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। लेकिन उस समय एक प्रैक्टिकल दिक्कत थी जो आज नहीं है। आज मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं संविधान में तो था ही नहीं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं क्यों नहीं था। ये चर्चा हुई थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे इसको होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये हुई थी जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, कामराज जैसे लोग, जिन्होंने बचपन में ही, कोई 14 साल में आजादी के आंदोलन में कूद गया, कोई 15 साल के आजाद टाइम में, तो लोगों ने अपनी पढ़ाइयां छोड़ दी थी और जब तक देश आजाद हुआ तब तक वो बेचारे पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन उस समय संविधान में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग, अच्छे लोग जो उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी खपाई थी, अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आ जाता तो बेचारे वो सांसद नहीं बन पाते। दूसरा यह था कि मैक्सिमम एज लिमिट, वो भी इसलिए की गई कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब तक आजादी आपका खत्म हुआ तब तक वो लोग कोई 65 हो गए, कोई 70 हो गए, कोई 75 हो गए थे, तो उनको कोई दिक्कत ना, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए भी किया गया था। लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज के जमाने में जब दुनिया कहां से कहां चली जा रही है और हमारे देश में हर आदमी पढ़ रहा है, स्कूल है, पढ़ने की पूरी व्यवस्था है, तो मुझे लगता है कि अब मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। इसके मामले में मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताऊं प्रीति जी, आज की डेट में क्या हो रखा है, हमारे संविधान में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जनप्रतिनिधि। जो व्यक्ति होना चाहिए, जो सांसद बने, जो विधायक बने, उसको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। मतलब वो जनता का प्रतिनिधित्व करे, जी, रिप्रेजेंट करे जनता को। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की डेट में लोग पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग जनता को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि दल प्रतिनिधि बन गए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी का है वही काम करेंगे। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो हमारा बैलेट पेपर है और जो ईवीएम, पहले बैलेट पेपर था, अभी ईवीएम आ गया, उस पे जो वोटिंग के लिए चुनाव चिन्ह यूज किया जाता है, नाम के बाद चुनाव चिन्ह होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अध्यक्ष या जो पार्टी का मुखिया बहुत अच्छा है, एक वोटर के नाते मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि हाँ ये पार्टी अच्छी है, तो ठीक है, हम इस पार्टी, ये पार्टी तो अच्छी है, लेकिन इसका जो कैंडिडेट है ये अच्छा नहीं है, कैंडिडेट ऐसी पार्टी का बढ़िया है जो पार्टी अच्छी नहीं है। तो हमारे सामने दुविधा हो गई कि मैं पार्टी अध्यक्ष को देखूं या उस कैंडिडेट को देखूं। भाई पार्टी अध्यक्ष से तो हमारा कोई काम होना देना नहीं है, हमारे जो क्षेत्र का विकास करेगा वो करेगा कैंडिडेट। तो आदमी ऐसे चीज में बहुत दुविधा में हो जाता है, कभी वो कैंडिडेट पे नहीं जा पाता और वो पार्टी के नाते उस पार्टी को वोट दे देता है। इसका जो सबसे बड़ा और जो चल रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने बाकायदा इसी काम के लिए पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है। वो टिकट बांट रही हैं अपने क्षमता के अनुसार, जितने में उनका बिक रहा है, किसी का 5 लाख में बिक रहा है, किसी का 10 में बिक रहा है, किसी का 5 करोड़ में बिक रहा है। मुझे लगता है कि अगर ईवीएम पे
जो सबसे बड़ा सुधार होगा, जो एक ड्रास्टिक सुधार होगा, जो पूरे देश में हमारी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को बदल देगा, ये कैंडिडेट के नाम के साथ उसकी फोटो हो, वहां से चुनाव चिन्ह ना हो, उस पे ईवीएम से चुनाव चिन्ह ना हो, बल्कि केवल कैंडिडेट की फोटो हो, कैंडिडेट की फोटो ही उसका चुनाव चिन्ह बन जाए। इसको ऐसे समझे। इसका फायदा क्या होगा? टिकट की खरीद बिक्री बंद हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो जाएंगी उस क्षेत्र के किसी अच्छे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के लिए। तीसरा क्या होगा? वहां पे एक समझदार उस पूरे एरिया का जो व्यक्ति है, वहां पे वो लीडरशिप डेवलप होगी, लोकल लीडरशिप डेवलप होगी। अभी क्या हो रखा है कि लीडरशिप बंद हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में सरदार पटेल अब दोबारा पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या इस देश में अंबेडकर पैदा होने बंद हो गए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा होने बंद? अरे ये भारत, हम तो कहते हैं पुनर्जन्म की व्यवस्था है, तो इसका मतलब आज भी बाबा साहब अंबेडकर भी पैदा हो रहे हैं, सरदार पटेल भी पैदा हो रहे हैं, सारे महापुरुष पैदा हो रहे हैं। दिक्कत क्यों हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है। आप ढूंढने जाइए, आपको हर जिले में एक अंबेडकर मिलेगा, मतलब उस क्षमता का व्यक्ति, उस विचारों का व्यक्ति, जिसके विचार जैसे होंगे। आपको हर जिले में एक लोहिया के जैसा व्यक्ति मिलेगा, उस विचार के जैसा। आपको हर जिले में एक सरदार पटेल, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक दीनदयाल उपाध्याय, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्ति मिलेगा, उस उतना ईमानदार, उतना ही कर्मठ, उतना ही राष्ट्रवादी। लेकिन वो संसद और विधानसभा में नहीं जा पा रहा है। क्यों? इस चुनाव चिन्ह के कारण। तो ये अगर ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटा दिया जाए तो पहली बात, टिकट की खरीद बिक्री बंद होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काले धन का उपयोग बंद हो जाएगा, अच्छे लोग पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे, अच्छे लोग जब संसद में पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे तो अच्छा कानून बनाएंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे। ये जो 5-5 करोड़ रुपए हर साल मिलता है खर्च करने के लिए सांसदों का, उसका अच्छा उपयोग होगा, अच्छे स्कूल वो खोलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हो सकता है वो हो सकता है कि ईवीएम पर से चुनाव चिन्ह हटाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, बात कर ली हमने मिनिमम एजुकेशन की, बात कर ली हमने मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। कोई क्रिमिनल चार्जेस को लेकर के क्या बात करी गई कि किसी के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा या प्रूफ हुआ है या नहीं भी हुआ है तो वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, उसको लेकर के क्या बोला गया? देखिए, अभी एक व्यक्ति वर्तमान समय में अगर मान लीजिए कोई आईएएस है, कलेक्टर है, पुलिस कप्तान है, जज है, कोई भी सरकारी पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसको 2 दिन की सजा हो जाए तो वो पूरी लाइफ टाइम डिबार हो जाता है, यानी लाइफ टाइम वो दोबारा नौकरी नहीं कर सकता। वो भी पब्लिक सर्वेंट है। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी, इनको भी लीगल टर्म में पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन जब ये 2 साल की सजा होगी, 2 साल या उससे ज्यादा, तब इनके चुनाव लड़ने पे बैन लगेगा। मतलब कलेक्टर, डीएम, एसपी 2 दिन की सजा पे बैन हो जाता है, एमएलए, एमपी को 2 साल से ज्यादा की सजा पे बैन होता है। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, कलेक्टर, डीएम, एमपी 2 दिन की सजा हो गई तो लाइफ टाइम बैन, और एमएलए, एमपी को 2 साल की सजा हो जाएगी तब भी मात्र 6 साल का बैन। प्रूफ होना चाहिए, वो भी प्रूफ, और वो भी मात्र 6 साल का बैन। और वही मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से जब 2 साल की सजा हो जाएगी तब जाके 6 साल का बैन लगेगा। मैंने उसी को चैलेंज किया है। हमने ये कहा है कि ये एमएलए, एमपी भी पब्लिक सर्वेंट है, ये इनफैक्ट सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट है। बाकी डीएम, कलेक्टर पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन उनके पास कानून बनाने के अधिकार नहीं है। ये तो पब्लिक सर्वेंट भी है, लॉ मेकर भी है, तो कानून बनाते हैं। तो ऐसे करप्ट लोग, ऐसे सजा याफ्ता लोग जाके हमारे संसद में पहुंच के, हम तो उसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, संसद विधानसभा को, तो क्या जो लोकतंत्र का हमारा मंदिर है वहां अपराधियों के लिए जगह होनी चाहिए क्या? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल चुनाव लड़ने पे ही नहीं, बल्कि जो सजा याफ्ता व्यक्ति है उसके पॉलिटिकल पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी बैन होना चाहिए, वो भी लाइफ टाइम। मैं उसका उदाहरण देता हूं। लालू यादव है, सबको पता, चारा घोटाले में जेल में है, आज भी पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। हरियाणा में चौटाला जेल में है, बहुत बड़ा घोटाला किया था, टीचर वाले स्कैम में पैसा देके लोगों को टीचर बनाया था। इसके बाद ही पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारे देश में सारा काम तो पार्टी अध्यक्ष करता है। ये सांसद, विधायक तो पार्टी अध्यक्ष के अंदर होते हैं ना, नीचे होते हैं। पार्टी अध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सजा याफ्ता हो उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने, इन तीनों पे लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। मात्र 2 साल या 6 साल का बैन से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात यह कि
जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हमारा लोकसभा है, इन लोगों के पास रूल मेकिंग पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, अपना खुद कानून बना सकता है। हमारा संविधान कहता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, लेकिन किसी भी चीज की स्वतंत्रता के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी है, जो आज की डेट में नहीं है। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो कोलेजियम थ्रू नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि एक कोलेजियम हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ये तीनों मिलके वो जो 3 इलेक्शन कमिश्नर छांटे जाते हैं उनका नियुक्ति करे, न कि केवल सरकार करे। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इलेक्शन कमीशन पे लोगों का और भरोसा बढ़ेगा। अभी लोग इलेक्शन कमीशन को थोड़ा शक की नजर से देखते हैं, तो मुझे लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन खुद भी एक अपने आप को वो स्वतंत्र महसूस करेगा। उसको पता है कि अगर हमको हटाना भी है तो फिर 3 लोगों की बैठक होगी। जब 3 लोग नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हटाने के लिए वो 3 आदमी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर और एकदम स्वतंत्र होकर काम करेगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो फंडिंग का है, वो उसको जो पैसा मिलता है वो उसको बार बार सरकार से पैसा मांगना पड़ता है। उसको हर काम के लिए सरकार से पैसा मांगना पड़ता है। तो मुझे लगता है उसका जो फंड है वो टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फंड वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको बार बार सरकार से नहीं मांगना है। उसको जो खर्च करना है करने का अपने करते जाना है, वो अपने आप सरकारी खजाने से लेता रहेगा, खर्च करता रहेगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है वो भी मुझे लगता है सरकार से अलग होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है उसका अपॉइंटमेंट वगैरह सब सुप्रीम कोर्ट अपने आप करता है। उसको सरकार से क्लर्क नहीं मांगता, वो सरकार से कोर्ट मास्टर नहीं मांगता, वो अपने आप ही नियुक्त करता है। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है, अब उसको बार बार कहना पड़ रहा है कि हमको 3 सेक्शन ऑफिसर दे दो, हमको 2 क्लर्क दे दो, हमको 2 टाइपिस्ट दे दो। तो सरकार पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पूर्ण स्वतंत्र कर देना चाहिए। उसकी फंडिंग पर्याप्त, उसके पास फंड हो, स्वतंत्र हो, उसका अपॉइंटमेंट कोलेजियम के थ्रू हो। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग का वो सब उनके होना चाहिए, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा, वो भी अपना निष्पक्ष होकर काम करेगा। ये बहुत जरूरी है। सर, चुनाव के दौरान वोटर्स लिस्ट से एक वोटर का नाम गायब हो जाता है, जबकि उसके पास वोटर आईडी है, तो इसका क्या समाधान है कि एक आदमी अपना नेता खुद से नहीं चुन सकता उस वक्त? इसका समाधान तो मैंने आपको जो पहले बताया कि वोटर आईडी की जरूरत ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं आधार बेस्ड कर दो, घर में बैठे बैठे आदमी करे। भाई वोटर आईडी बनाने में खराब होता है, पूरा स्टाफ लगता है। फिर वोटर आईडी लेकर अपने आप संभाल के रखो, ढूंढ के रखो। मुझे लगता है इन सब का जो समाधान है इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं हो सकता है इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन इन चीजों को समझे। मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन एक अपनी स्वतंत्र बैठक बुला ले और बैठक बुला के इन चीजों पर चर्चा कर ले। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इलेक्शन, ये एमएलए एमपी का जब फॉर्म जो लोग भरते हैं, नॉमिनेशन भरते हैं, फिर बाद में शपथ लेते हैं, सांसद का शपथ लेते हैं, विधायक का शपथ लेते हैं, तो कहते हैं मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, मैं संविधान की शपथ लेता हूं, ऐसा अंडरटेकिंग देते हैं। लेकिन ये भी सच बात है कि लूटने के मामले में अभी तक सांसद विधायक ही ज्यादा पकड़े गए हैं। लूटा खूब इन्होंने ही। इनसे एक उसमें अंडरटेकिंग और लेना चाहिए कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी केस चलेगा तो मैं अपने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करवाने के लिए तैयार हूं। आप इतना एमएलए एमपी से लिखवा लीजिए मुझसे, मैं कह रहा हूं आधे लोग ना इलेक्शन में आएंगे नहीं। आज की डेट में आधे लोग में जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं केवल और केवल अपना धंधा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, केवल अपना वो, उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना धंधा बना रखा है कि 10 करोड़ रुपए खर्च करूंगा और 5 साल में 50 करोड़ कमा लूंगा। मुझे लगता है कि उनको अगर एक उनसे लाइन लिखवाया जाए कि भाई अगर हमारे खिलाफ कोई केस चलेगा तो मैं ये पॉलीग्राफ, नार्को, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आना बंद कर देंगे। देखिए आज की डेट में भी अभी क्या हो रखा है कि सांसद और विधायक 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं जी। जैसे हम और आप 2 जगह जाकर वोट नहीं दे सकते। आपका जहां वोटिंग है आप वहीं वोट दे सकते हो। ऐसा नहीं करो कि आप अपने पैतृक आवास पे भी दे लो और कहीं और भी दे लो, नहीं कर सकते। लेकिन आज भी एक व्यक्ति 2 जगह से जाके चुनाव लड़ सकता है। मुझे लगता है ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि जब वो 2 जगह से जीतता है तो एक सीट खाली करता है, एक सीट खाली करता है, वहां दोबारा फिर से चुनाव होता है, फिर वहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, फिर वहां सारी योजनाएं बंद होंगी, फिर कोई एक नया आदमी आएगा और फिर उसके साथ धोखा होता है जी। आपने वादा किया ना हम आपकी सेवा करेंगे, और आप जैसे 2 जगह से जीते, एक जगह छोड़ के भाग गए, तो आपने एक जगह के साथ तो धोखा कर दिया।
तो मुझे लगता है कि जहां 2 जगह से जो चुनाव वाला अभी वोटिंग चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, इसमें बैन लगाने की जरूरत है। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो आज की डेट में बहुत गंभीर विषय चल रहा है, जनसंख्या विस्फोट वाला, एक कहावत है कि जो ऊपर के लोग फॉलो करते हैं उसको नीचे वाले भी फॉलो करते हैं। तो एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो उनके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको पार्षद से लेके सांसद तक इनके चुनाव लड़ने पर बैन लगाना चाहिए। कुछ राज्यों में पार्षद और प्रधान के चुनाव लड़ने पे बैन है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते और प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन विधानसभा और विधायक और सांसद बनने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मेरा अपना आग्रह यह है केंद्र सरकार से कि जिसके भी 2 से बच्चे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, आप उसको चुनाव लड़ने से रोक दीजिए। जब चुनाव आप नहीं लड़ पाएगा तो मंत्री नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है जनता में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, जनता में इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये करने की भी बहुत जरूरत है, और ये हो जाएगा तो इससे मैसेज भी अच्छा जाएगा और ठीक लोग आएंगे। सर, एक सवाल मैं जानना चाहूंगी ये कि क्या चुनाव का जब हम प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं अपनी पार्टी का, तो ये जरूरी है कि हम दूसरे की खामियां गिनाएं? हम अपनी अच्छाइयों के दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? हम ये क्यों बताते हैं कि वो पार्टी खराब है या कोई भी पार्टी खराब? हम अपनी अच्छाइयां गिनाएं कि हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम जनता को अपनी चीजें साबित करें, ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, ये तो चूंकि कहते नहीं, जिसके पास कुछ खुद नहीं होता अपने बोलने के लिए, तो दूसरों की कमियां गिनाता है। और उसका कारण भी यही है, चूंकि वर्तमान व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैंडिडेट तय करती है। इसका समाधान भी मैंने आपको जो बताया कि आप ईवीएम पर से चुनाव चिन्ह हटा दीजिए, इसका भी समाधान हो जाएगा। वो कैसे होगा आपको बताता हूं। ये सब दिक्कतें तब आती हैं जब पता चला रहने वाला, मैं मान लीजिए दिल्ली में रहता हूं और पॉलिटिकल पार्टी ने बोला चले जाओ आप जौनपुर चुनाव लड़ लो, हम चले गए, चुनाव लड़ लिए। वहां के मतदाता भी मजबूर है कि भाई ठीक है, हमें इस पार्टी से लेना दे, हम ये पार्टी हमें पसंद है, मैं वोट दूंगा। तो इससे क्या होगा, एक तो ये जो फिर लोग अपने पॉजिटिवनेस पे चुनाव लड़ेंगे, अच्छे लोग जब आएंगे तो पॉजिटिवनेस पे चुनाव लड़ेंगे। जो पैरासूट सिस्टम है अभी चल रहा है, अभी कैंडिडेट पैरासूट उतार देते हैं, जिसका उठाया दिल्ली से उठाया बॉम्बे पहुंचा दिया, बॉम्बे से उठाया लखनऊ पहुंचा दिया, जगह के बारे में जगह के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो वो सिस्टम भी बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लैंडमार्क हो जाएगा। और भारत, वो कहते नहीं सबसे हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं दुनिया की, तो मुझे लगता है कि ये एक बार हमने भारत में कर लिया कि कैंडिडेट की फोटो ही इसका पहचान चुनाव चिन्ह बन गया, तो ये दुनिया के बाकी देश भी इसको अपनाएंगे और इससे ये सारी व्यवस्था जो आपने बताई है, ये कमियां भी दूर हो जाएंगी। सर, हिंदी खबर से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज्य में आज का हमारा मुद्दा था इलेक्शन रिफॉर्म। अगले हफ्ते फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।